जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और हम लोग अत्यंत एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर के इस वीडियो में मौजूद हैं, जिसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, निबंधात्मक परीक्षाएं और खुली किताब परीक्षाओं के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। इनके गुण दोष के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मूल्यांकन प्राविधियों का वर्गीकरण जहां हम देखते हैं, उसमें हम लोगों ने जो दो प्रकार की परीक्षण देखे हैं मूल्यांकन प्राविधियों के में, दो मुख्य प्रकार के, जहां पे एक को हमने मात्रात्मक परीक्षण कहा और एक को हमने गुणात्मक परीक्षण कहा। मात्रात्मक परीक्षण में वे सारी परीक्षाएं आती हैं, वे सारी परीक्षाएं जो आपके ज्ञान की मात्रा का परीक्षण करती हैं। सारे उपलब्धि परीक्षण उसी श्रेणी में आते हैं। सारी मौखिक, लिखित, प्रायोगिक परीक्षाएं उसी श्रेणी में आती हैं। और लिखित परीक्षाएं जो होती है, उस लिखित परीक्षाओं के अंतर्गत हमने जब उसका वर्गीकरण देखा है, तो लिखित परीक्षाओं में हमने देखे हैं अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक प्रश्न। वहां से वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक प्रश्नों को आपको समझना जरूरी है। परीक्षा में इससे जुड़े कई सारे प्रश्न बड़े अच्छे बनते हैं, जहां इनके गुण दोषों पर चर्चा होती है। और एक और खुली किताब परीक्षा, इसमें भी हम लोग बात करेंगे सबसे अंत में। तो हम लोग देखें वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं क्या होती हैं, इनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, इनके अंदर क्या क्या दोष होते हैं, कमियां भी होती हैं। निबंधात्मक परीक्षाएं क्या होती है, इनके अंदर क्या गुण क्या दोष होते हैं, इस सब पे हम लोग बड़ी सार्थक चर्चा लेके चलेंगे। और सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा। सबसे पहला टॉपिक होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स। कौन सी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ होती है? हमारे एक खंड में चर्चा हो भी चुकी है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं जो होती हैं, वे ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिनमें प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दिया जाएगा या दिए गए विकल्पों में से दिया जाएगा। जो दिए गए विकल्प उनमें से उसी के एक का चयन करना है। और ये वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के प्रकार में हमने देखा है। जैसे मैंने उसमें लिखा है, मैं एक बार लिखता हूं। ये ऐसे परीक्षण होते हैं, ये ऐसे परीक्षण होते हैं, परीक्षण होते हैं जिनमें जिनमें प्रश्नों का उत्तर, जिनमें प्रश्नों का उत्तर एक दो शब्दों में, एक दो शब्दों में या दिए गए विकल्पों, दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करके, एक का चयन करके, चयन करके दिया जाता है। ध्यान रखें, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में प्रश्नों का उत्तर या तो एक दो शब्दों में दिया जाएगा, वो जो रिकॉल होंगे, या फिर दी गई स्थितियों में से किसी एक का चयन करना होगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। इसमें आपने देखा था वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं जो होती हैं, उसके हमने दो प्रकार देखे थे। प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल, प्रत्यास्मरण रिकॉल, और प्रत्याभिज्ञान, प्रत्याभिज्ञान यानी कि रिकॉग्निशन। और ये जो दो प्रश्न थे, इसी में प्रत्यास्मरण के सारे प्रश्नों में उत्तर एक या दो शब्दों में दिया जाएगा, एक या दो शब्दों में। प्रत्यास्मरण में कौन से प्रश्न आते हैं? रिक्त स्थान पूर्ति का प्रश्न। रिक्त स्थान पूर्ति का प्रश्न जिसमें आपको एक स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता है, उसमें आपको एक शब्द या दो शब्द आपको भरने होते हैं, वो रिकॉल याद करने का है। या आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे भारत का सर्वप्रथम डैम कहां पर बना था? उत्तर आपको एक शब्द में लिखना है, यहां पर बना था। और इसी प्रश्न को आप रिक्त स्थान पूर्ति के रूप में लिखेंगे कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डैश 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 थे,
तो आपको 1/6 इसमें भरना है। तो ये जो होती है प्रत्यास्वरण प्रश्न, इसमें प्रश्नों का उत्तर एक या दो शब्दों में दिया जाता है लिख करके। लेकिन प्रत्यय विज्ञान में तो आपको लिखना भी नहीं होता है, इसमें केवल आपको दी गई स्थितियों में से चयन करना होता है। इसमें कौन कौन से प्रश्न बताए हैं, इसमें कौन कौन से प्रश्न है मैं चर्चा कर चुका हूं। इसमें आपके जैसे सुमेलित करने वाले प्रश्न आते हैं, सुमेलित करने वाले सही मिलान करना होता है आपको, सत्य असत्य वाले हाँ या ना, सत्य असत्य वाले जो प्रश्न होते हैं ये कथन दिया गया है, उसके आगे लिखा है सत्य असत्य, तो आपको सिर्फ चयन करना है कि ये सत्य है कि असत्य है। तो सत्य असत्य वाले प्रश्न इसमें होते हैं, मिलान चिन्ह वाले प्रश्न इसमें होते हैं, विषम पद छाटने वाले यानी कि वर्गीकरण वाले प्रश्न इसमें होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें होते हैं, है ना, सादृश्य प्रश्न इसमें होते हैं जिसमें इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, 4 विकल्प दिए आपको, उनमें से पहचानना है। को प्रत्ययाभिज्ञान प्रश्न में आप कभी कुछ लिखते नहीं हो, प्रत्ययाभिज्ञान प्रश्न में केवल दिए गए विकल्पों में से, दी गई स्थितियों में से किसी एक पर टिक करते हो। तो ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुल मिलाकर के या तो प्रत्यास्मरण होंगे या प्रत्याभिज्ञान होंगे, यानी कि आपको या तो एक या दो शब्दों में उत्तर देना पड़ेगा या फिर आपको दी गई स्थिति में से चयन, पूरा वर्णन नहीं करना है, वर्णन नहीं, वर्णन जो करना है वो निबंधात्मक परीक्षा में करना है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें प्राय इनका उत्तर एक या दो शब्दों में पहचान कर दी। लेकिन इन परीक्षाओं के अंदर कई सारे गुण होते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के अंदर कई सारे गुण होते हैं, वही इनके कुछ दोष भी होते हैं। क्या गुण क्या होते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के, हम सबसे पहले उस पर एक चर्चा करें, सार्थक चर्चा करें। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुण, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुण। और बहुत अच्छे से मैं आपको फिर मैं बता देता हूं कि बहुत अच्छे से इस खंड को, ये ब्लर हो रहा है, इस प्रश्न को, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करिएगा, परीक्षा में इससे जुड़ा प्रश्न, इसके गुण दोष से जुड़ा बहुत अच्छा प्रश्न आता है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुण, सबसे पहला प्रश्न नंबर, सबसे पहला गुण नंबर 1, ये समूचे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं, समूचे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं, अतः इनमें व्यापकता के गुण होते हैं, व्यापकता के गुण होते हैं। देखो सबसे पहला गुण, समूचे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये क्या, इसको समझ लो आप कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है या आपको जो स्थिति चेंज, बड़े छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जिसे आपको खाली टिक करना है। आप ये सोचे जैसे 2.5 घंटे या 3 घंटे की परीक्षा है, उस 2.5 घंटे या 3 घंटे की परीक्षा के लिए अगर निबंधात्मक प्रश्नों का चयन करना हो तो कितने प्रश्न कर सकते हैं आप। 2.5 या 3 घंटे की परीक्षा के लिए निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कभी भी 5 से 10 के बीच में रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। यानी कि 2.5 से 3 घंटे के लिए आप अधिक 5 से 10 प्रश्न से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। लेकिन 2.5 से 3 घंटे की परीक्षा में अगर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट करने के लिए दिए जाएं तो आप आराम से 150 से 200 प्रश्न का पेपर बना सकते हो, जो 2.5 घंटे में या 3 घंटे में दिया जा सकता है, 150 से 180 200 प्रश्नों का। अब आप थोड़ा सा समझ करके देखें, इसको समझें आंकड़े को। जैसे मैं जैसे जो बात कर रहा हूं उसको एक बार समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे आपकी समय अवधि है 2.5 घंटा या 3 घंटा। अब अगर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देने हैं और या निबंधात्मक प्रश्न देने हैं, निबंधात्मक प्रश्न, तो निबंधात्मक प्रश्न आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 प्रश्न दे सकते हो, बस 2.5 से 3 घंटे में करें। इससे ज्यादा आप देखो यूनिवर्सिटी का नियम भी यही है। लेकिन वस्तुनिष्ठ आप 150 से लेकर के 200 तक के बीच में कितने भी दे सकते हो। एक सामान्य एवरेज होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का 1 मिनट का एक प्रश्न। तो 2.5 घंटे में आपके 150 मिनट होते हैं तो 150 प्रश्न दे सकते हो। 3 घंटे में आपके 180 प्रश्न होते हैं तो 180 मिनट होते हैं 180 प्रश्न दे सकते हो। 200 तक चल जाएगा।
इतना प्रश्न दे सकते हो। अब आप सोच के देखो कि आपके पाठ्यक्रम में 20 अध्याय हैं, 20 अध्याय मान लीजिए गणित का या विज्ञान का है, और उसमें पाठ्यक्रम में कुल 20 अध्याय हैं। अब आप सोच करके देखें कि आपको केवल 5 से 10 प्रश्न ही देने और अध्याय 20 हैं। आप किस किस पाठ को छोड़ोगे, किस किस अध्याय को छोड़ोगे? 20 अध्यायों में से आप 5 या 6 या 7 प्रश्न आपको देने हैं। निश्चित तौर पर आपको पाठ्यक्रम के कुछ भागों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हैं, वहां 150 से 200 प्रश्न बन जाएंगे। तो आप 20 अध्यायों पे आप 20 अध्यायों पे आप एक एक पे 8-8, 9-9 प्रश्नों का निर्माण आप कर सकते हो एक एक अध्याय पे। इसका मतलब पूरे 20 अध्यायों से प्रश्न उठाए जा सकते हैं। निबंधात्मक में पूरे टॉपिक में से, पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न नहीं उठाए जा सकते। इसीलिए ये कहा जाता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं समूचे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करती हैं, निबंधात्मक नहीं करती। और निबंधात्मक में एक चीज और होती है, आपने देखा होगा, जैसे 5 से 10 प्रश्न, मान लीजिए 10 निबंधात्मक प्रश्न आए हैं और उसमें लिखा रहता है कि कोई से 5 करने हैं या कोई से 7 करने हैं, उसमें लिखा रहता है। तो फिर बच्चे भी क्या करते हैं, बच्चे भी सिलेबस के कुछ पार्ट को छोड़ करके तैयारी कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि इतने से हमारा काम हो जाएगा, अगर इस खंड को मैं छोड़ दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ये सोच करके बच्चे तो निबंधात्मक परीक्षाएं कभी भी संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। ये हम अभी जब निबंधात्मक के बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे, दोष लिखेंगे, वहां पे तब इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला होता है वस्तुनिष्ठ का कि ये समूचे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करती है, और प्रतिनिधित्व करेंगी तो इसमें व्यापकता के गुण होते हैं। नंबर दो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में विभेदकारिता के गुण अधिक होते हैं। अर्थात ये कक्षा के प्रतिभाशाली औसत एवं पिछड़े विद्यार्थियों का वर्गीकरण या विद्यार्थियों की पहचान लिख लेते हैं। विद्यार्थियों की पहचान अच्छे से करने में सक्षम होते हैं। तो विभेदकारिता का गुण होता यही है कि आप अपनी कक्षा समूह के बच्चों में अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं के बालकों को पहचान सको। और ये जो विभेदकारिता का गुण होता है, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा में ज्यादा होता है। इसी का परिणाम है, आप देखते हो कि आज अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां पे ये क्रीम निकालनी है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास क्रीम नॉलेज है, आज अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं ली जाती है। निबंधात्मक परीक्षाओं का आपदा एक विशिष्ट एक गुण होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। प्रशासनिक सेवाएं जब आप देखेंगे, आरएएस आईएएस जैसी परीक्षाएं, वहां पे वस्तुनिष्ठ भी होती है लेकिन साथ साथ निबंधात्मक भी ली जाती हैं। उसके पीछे भी दृष्टिकोण क्या निहित होता है, उस पर भी हम बात करेंगे निबंधात्मक परीक्षाओं के अंतर्गत। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में विभेदकारिता के गुण ज्यादा होते हैं, यानी कि अपने कक्षा समूह के कौन से बच्चे प्रतिभाशाली, कौन से औसत, कौन से गधेड़े हैं, ये आराम से पता कर सकते हैं। नंबर 3 बड़ा इंपोर्टेंट है। नंबर 3 बड़ा इंपोर्टेंट इसलिए है कि इन वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर अद्वितीय होते हैं, कोई दूसरा उत्तर हो नहीं सकता है। इसीलिए इनका जो अंकन होता है, मूल्यांकन, वो वैज्ञानिक और निष्पक्ष होता है। मैं इसको पूरी स्क्रीन पे लिखूंगा, इसको मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि ज्यादा लंबी बात आएगी डिटेल से।
तो नंबर 3 मैं यहां लिखता हूं पूरा। नंबर 3, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय यानी कि यूनिक होते हैं। अद्वितीय यूनिक होते हैं। अतः अतः इन परीक्षणों का मूल्यांकन अतः इन परीक्षणों का मूल्यांकन विश्वसनीय विश्वसनीय निष्पक्ष निष्पक्ष तथा वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक होता है तथा वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक होता है एवं परिणाम पर एवं परिणाम पर परीक्षक के दृष्टिकोण परीक्षक के दृष्टिकोण या मनोदशा का प्रभाव नहीं पड़ता। देखो कि बड़ा अच्छा गुण है, ध्यान रखो। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के बारे में ये माना जाता है, हमने वस्तुनिष्ठता के गुण में भी इसको पढ़ा है, मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता में, कि प्रश्नों के उत्तर अद्वितीय होते हैं, यानी कि कोई दूसरा उत्तर है ही नहीं। तो फिर जब मूल्यांकन होगा तो भले परीक्षक बदल जाए, अलग अलग परीक्षक हो जाए, परिणाम में अंतर आएगा ही नहीं, क्योंकि परीक्षक की मनोदशा, परीक्षक के दृष्टिकोण का इस पर कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, क्योंकि उत्तर ही अद्वितीय है। इसीलिए निष्पक्ष मूल्यांकन माना जाता है, विश्वसनीय मूल्यांकन माना जाता है, वैज्ञानिक मूल्यांकन माना जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। और जब ये तीसरा गुण जब आप पढ़ लेते हो तो ध्यान रखो, इसी में चौथा गुण यहीं पर जोड़ सकता हूं मैं, कि इन परीक्षणों के यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के इन परीक्षणों के परिणामों के आधार पर मानकीकरण किया जा सकता है। मानकीकरण किया जा सकता है। ये क्या है मानकीकरण करना? देखो, मानकीकरण करने का मतलब होता है आप कुछ मानक बनाना चाहते हो, है ना, कुछ सिद्धांत बनाना चाहते हो। और मानक बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है कि आपके जो परिणाम आए हैं वो विश्वसनीय हो, निष्पक्ष हो। और परिणाम जब विश्वसनीय होंगे, निष्पक्ष होंगे, उनमें परिवर्तन संभव नहीं है, उत्तर अद्वितीय होगा, तो फिर निश्चित तौर पर फिर आप उनका अगर कोई मानक बनाना चाहते हैं तो आप आराम से मानक बना सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई सिद्धांत को कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, क्योंकि अद्वितीय उत्तर के आधार पर है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में विश्वसनीयता के गुण होते हैं, निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, वैज्ञानिक मूल्यांकन होता है, मानकीकरण किया जा सकता है, शिक्षक की मनोदशा का, उसके खुद के दृष्टिकोण का, स्वयं के दृष्टिकोण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में विभेदकारिता के गुण होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं पूरे समूचे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से जुड़े सब इंपोर्टेंट गुण हैं और इसके अंदर इनके गुणों से जुड़ी। लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के अंदर कुछ दोष भी होते हैं, और कुछ दोष क्या होते हैं उस दोष पे मैं बात करता हूं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के दोष, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के दोष ये क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के दोष
और इसको देखो, सबसे पहला पहला दोष वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का, कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का जो निर्माण होता है उसमें अधिक समय लगता है, कठिन होता है। क्यों? क्योंकि आप 2.5 से 3 घंटे की परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्न दोगे तो आपके 5 से 10 प्रश्नों में ही काम चल जाएगा, 5, 6, 7, 8 प्रश्नों में, अधिकतम 10 प्रश्नों में काम चल जाएगा। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर आप दोगे तो आपको 150 से 200 प्रश्न बनाने होंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज भी लेना होगा, फिर उसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न भी लेने होंगे, ज्ञान के, अबोध के, अनुप्रयोग के, कौशल के, इसीलिए निर्माण में अधिक समय लगता है। इन परीक्षणों के निर्माण में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, जो तुलनात्मक कठिन होता है। निबंधात्मक प्रश्नों की तुलना में अगर देखें तो कठिन होता, तुलनात्मक कठिन होता है ना, तुलनात्मक कठिन होता है। नंबर 2, दूसरा दूसरा अनुमान से उत्तर दिया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में उत्तर अनुमान से, आपके बहुविकल्पी प्रश्न है ABCD, और आपको प्रश्न का उत्तर आ नहीं रहा है, और आपने तुक्का लगा करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे सो राम जी के पूरे सो, और 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा, तो गा जहाँ पे आ गया। छोटे छोटे बच्चे थे तो स्कूल में ऐसी कविता के माध्यम से खेला करते थे। तो जो आप अनुमान से आपने उत्तर दे दिया, और वहां अनुमान से उत्तर आपने मान लीजिए C दे दिया, और तुक्के से C सही निकल आया, तो यानी कि आपका मूल्यांकन। अब मैं जैसे परीक्षा की बात करूं, जैसे किसी परीक्षा में जिसमें 150 प्रश्न है और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और एक बच्चे को मान लीजिए 150 में से 100 प्रश्न आते हैं, खुद को 50 नहीं आते हैं, तो 100 प्रश्न उसको सही आते हैं, 50 बिल्कुल नहीं आते हैं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो 50 के उत्तर अपने अनुमान से टिक कराए, 2, 4, 5, 10 मार्क्स तो उसके सही निकल ही आएंगे। तो इसका मतलब उसका जो अंतिम रिजल्ट आएगा वो 105 या 106, 107, जितने भी प्रश्न आएगा 100 से ज्यादा आएगा मतलब। तो क्या ये माना जाए कि उसको 105 प्रश्न आते हैं या 110 प्रश्न आते हैं? नहीं, 5 या 10 प्रश्न तो उसके तुक्के के प्रश्न है, तो अनुमान से उत्तर देने की संभावना होती है। अनुमान से उत्तर देने उत्तर देने की संभावना रहती है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक बड़ा दोष है। एक और बड़ा दोष, केवल स्मरण शक्ति का केवल स्मरण शक्ति का परीक्षण करती, और ये क्या है, आप देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उसके उत्तर जो आप दे रहे हो, वहां पे 4 विकल्प में से, 5 विकल्प में से, 2 विकल्प में से आपको किसी एक का चयन करना है, तो आपको याद है तो आप टिक करोगे। अगर आपको याद नहीं है, क्योंकि आपको उसमें कुछ लिखना नहीं है, आपको उसमें कुछ चित्र नहीं बनाना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको उसमें कोई लेखन कार्य नहीं करना है, और इसीलिए कहा जाता है, अभी हम लिखेंगे अगला चौथे नंबर पे, बड़ा इंपोर्टेंट, कि ये बालकों की भाषा शैली, लेखन क्षमता, इसका परीक्षण कर ही नहीं सकती, क्योंकि भाषा लिखने के लिए, लेखन करने के लिए कोई स्कोप ही नहीं होता है। केवल बच्चों को जितना याद है, केवल उस याद के आधार पर ही, केवल याद के आधार पर ये तय करती है, बाकी रिकॉल करती है, यानी कि केवल रिकॉल का मापन करती है, रिकॉल या रिकॉग्निशन का मापन करती है, लेकिन भाषा शैली, लेखन क्षमता का नहीं करती है, का परीक्षण करती है। केवल स्मरण शक्ति यानी कि रिकॉल, रिकॉल में भी स्मरण शक्ति, या रिकॉग्निशन, पहचान, इसमें भी स्मरण शक्ति काम करेगी, तो केवल इसका मापन करती है। लेकिन भाषा शैली में चौथे नंबर पर लिख रहा हूं, बालकों की भाषा शैली, बालकों की भाषा शैली, भाषा शैली तथा लेखन क्षमता, तथा लेखन क्षमता का मूल्यांकन मूल्यांकन करने में का मूल्यांकन करने में
सक्षम नहीं होती, कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव में कोई स्कोप ही नहीं है। और भाषा शैली लेखन क्षमता का मूल्यांकन कर ही नहीं सकती हैं, इसीलिए विचारों एवं चिंतन, विचारों एवं चिंतन के संगठन को प्रोत्साहित नहीं करती, को प्रोत्साहित नहीं करती। यानी कि एक बालक अपना सोच करके प्रोत्साहित नहीं करती। एक बालक अपना सोच करके विचारों का संगठन करे, चिंतन का संगठन करे, उसे फिर कुछ व्यक्त करना हो तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कोई स्कोप ही नहीं है। और इसीलिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति को, ये सारे के सारे शब्दों को समझ लें, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, बच्चा स्वतंत्र अभिव्यक्ति कर ही नहीं सकता है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित नहीं करती, ये भी काम नहीं करती है। तो आप ये देख रहे हैं, स्वतंत्र बच्चा अपनी तरफ से जो लिखना चाहता है, जो व्यक्त करना चाहता है, जो उसकी भाषा शैली है, जो उसकी लेखन क्षमता है, कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया, कितने कितने सुंदर शब्दों का, कितने सृजनात्मक शब्दों का प्रयोग किया, उसका चिंतन कितना मौलिक है, उसका ज्ञान कितना गहरा है। ऊपर ऊपर से बस पता कर, विकल्पों के माध्यम से ज्ञान की गहनता का भी पता नहीं है, गहरा कितना है, कितना ज्यादा है ये तो पता है। ध्यान रखो, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं चूंकि व्यापक होती है, बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे प्रश्नों का समावेश होता है, तो ये तो पता करती है कि कितना सारा है, लेकिन कितना गहरा है ये पता नहीं करती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं ज्ञान की गहनता का परीक्षण नहीं करती, ज्ञान की गहनता का परीक्षण नहीं करती। ये काम, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ज्ञान की गहनता का परीक्षण ये नहीं करती हैं, तो कौन करता है? निबंधात्मक परीक्षाएं करेंगी। स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित नहीं करती हैं, वस्तुनिष्ठ कौन करेगा? निबंधात्मक करेंगी। स्वतंत्र विचारों और स्वतंत्र चिंतनों को, उसके संगठन को प्रोत्साहित नहीं करती, वस्तुनिष्ठ कौन करेगा? निबंधात्मक करेंगी। बालकों की भाषा शैली लेखन क्षमता का पता वस्तुनिष्ठ से लगेगा, किससे लगेगा? निबंधात्मक से लगेगा। तो इसका मतलब ये कि ये जो जितने भी दोष हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, जितने भी दोष हैं, ये सारे के सारे निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण हैं। ये सारे के सारे निबंधात्मक केवल स्मरण शक्ति का परीक्षण करती है, वो स्मरण शक्ति का परीक्षण नहीं करती। उसमें बच्चों को ज्ञान गहनता से लिखना होता है, निर्माण में अधिक समय लगता है, उनके निर्माण में कम समय लगता है। इसका मतलब ये जितने भी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के जो दोष आ रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं ये नहीं कर सकती, वो सारे काम निबंधात्मक परीक्षाएं करने में सक्षम होती है। इसका मतलब वस्तुनिष्ठ के जो दोष हैं वो सारे के सारे उसके गुण हैं, और जो काम वस्तुनिष्ठ कर सकती हैं, यानी कि जो इसके गुण थे, वस्तुनिष्ठ के जो गुण थे, वो निबंधात्मक के दोष हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक परीक्षाओं के अंदर गुण दोष की जब आप अध्ययन की बात करते हो तो ये आपको समझना बड़ा जरूरी होता है। तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के प्रमुख गुण दोषों पे मैंने बात की। अब मैं निबंधात्मक परीक्षाएं करता हूं तो उसके लिए हम लिखना शुरू करेंगे, और फिर वो सारी बातें आपको बिल्कुल ऐसी मिलेंगी, रिपीटेड सी। निबंधात्मक परीक्षाएं, निबंधात्मक परीक्षाएं यानी कि ऐसी टाइप टेस्ट, ऐसी टाइप, और ये निबंधात्मक परीक्षाएं यानी कि ऐसे टाइप टेस्ट जो होते हैं, ये कौन से होते हैं आप जानते हो? इन परीक्षाओं में, इन परीक्षाओं में प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नों का उत्तर विस्तृत, विस्तृत वर्णनात्मक, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक,
विवेचनात्मक, ये सब शब्दों को ध्यान रख लेना, रूप से दिया जाता है, रूप से दिया जाता है, यानी कि विस्तृत डिटेल में दिया जाएगा, वर्णन डिस्क्रिप्शन करके किया जाएगा, विश्लेषण एनालिसिस करके किया जाएगा। विवेचन उनको, विवेचन और विश्लेषण एक ही सिनोनिम्स होते हैं, मतलब एनालिसिस करके उसको तोड़ के अंदर तक से बात गहराई से किया जाएगा। तो निबंधात्मक प्रश्न वो होते हैं जिसमें प्रश्नों का उत्तर आपको डिटेल में देना होता है, उसके 200-400-500 शब्द, 1000 शब्द कितने भी हो सकते हैं, प्रश्न की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तय होता है। तो ऐसे प्रश्न जिसमें विस्तृत उत्तर दिया जाएगा, वर्णनात्मक दिया जाएगा, विश्लेषण करके विवेचन करके दिया जाएगा। और ध्यान रखो, ये जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों का भी अपना एक महत्व होता है, इन प्रश्नों का भी, इन प्रश्नों का भी विशिष्ट महत्व होता है, विशिष्ट महत्व होता है। ऐसा नहीं कि आप इनको खारिज कर दें, होता है। तथा ये बालकों में कुछ विशिष्ट गुणों का, कुछ विशेष गुणों का परीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो कौन कौन से विशेष गुणों का परीक्षण करेंगी, एक बार देख लेते हैं। निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण, निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण, निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण। और देखें आप लोग एक एक बार, एक एक करके। सबसे पहला पहला जो गुण है, नंबर 1, सबसे पहला पहला गुण हमने वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में लिखा था कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का निर्माण कठिन होता है, क्योंकि ज्यादा प्रश्न होते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है कंटेंट को समेटने में। इनका निर्माण सरल होता है, निर्माण तुलनात्मक सरल होता है, क्योंकि आपको 5 से 10 प्रश्न ही देने हैं 2.5-3 घंटे में। तुलनात्मक सरल होता है। चलो ये तो खैर ध्यान रखेंगे, ये तो विशेष गुण नहीं है। लेकिन अगला, हमने वस्तुनिष्ठ परीक्षा में लिखा कि ये विचारों के संगठन का कार्य नहीं करती हैं, चिंतन के संगठन का कार्य नहीं करती हैं, निबंधात्मक परीक्षाएं करती हैं। नंबर 2, विचारों एवं चिंतन, विचारों एवं चिंतन के संगठन को प्रोत्साहित करती हैं, को प्रोत्साहित करती हैं। चलिए ठीक है। और विचारों और संगठन के उस चिंतन को, विचारों को, उसके संगठन को प्रोत्साहित करेंगी। तो फिर मैंने अभी जो उसमें लिखा है उसके दोष में नंबर 3, इसका मतलब बालकों की भाषा शैली, बालकों की भाषा शैली, लेखन क्षमता, लेखन क्षमता की जांच करने में सक्षम होती है, जांच करने में सक्षम होती है। निबंधात्मक परीक्षा है। और कितने नंबर का हो गया ये? 3 नंबर का। चौथे नंबर का, चौथा, बालकों को स्वतंत्र तथा सृजनात्मक अभिव्यक्ति करने हेतु, सृजनात्मक अभिव्यक्ति करने हेतु प्रोत्साहित करती हैं। निबंधात्मक परीक्षाएं ही बालकों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति करो, अपनी मर्जी से अभिव्यक्ति करो, प्रोत्साहित करती हैं।
कुछ सृजनात्मक, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में तो जो दिए गए विकल्प हैं उन्हीं में से उसको खाली टिक करना है, उन्हीं में से चयन करना है। तो अब उसका खुद का जो मौलिक है, जो सृजनात्मक कुछ सोच रहा है, वो व्यक्त कहां से करेगा? वस्तुनिष्ठ में चांस नहीं होता है, यहां पर होता है। निबंधात्मक परीक्षा में वो अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति बालक कर सकता है, अपने वैचारिक संगठन को, अपने जो मूल जो उसका जो मौलिक चिंतन है, उस मौलिक चिंतन को बहुत अच्छे से वो व्यक्त कर सकता है। लेकिन ये जो परीक्षाएं होती है निबंधात्मक परीक्षाएं, इस निबंधात्मक परीक्षाओं के जो गुण हमने देखे हैं और जो हमने वहां पे जो दोष देखे वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के, एक बार वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के दोषों को एक बार देखो। भाषा शैली लेखन क्षमता का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं है, वस्तुनिष्ठ की बात है। निर्माण में अधिक समय लगता है, तुलनात्मक कठिन है, वो तुलनात्मक सरल है। अनुमान से उत्तर नहीं दिया जा सकता, केवल स्मरण शक्ति का अनुमान से उत्तर उसका नहीं दिया जा सकता, इनका दिया जा सकता है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित, ज्ञान की गहनता, मुझे याद आ गया, ज्ञान की गहनता है ना, ज्ञान की गहनता का परीक्षण करती है। वही मैं बोला था, ज्ञान की गहराई कितनी है, ज्ञान की गहनता, ज्ञान की गहनता का परीक्षण करती है या परीक्षण करने में सक्षम है। ठीक है, ज्ञान की गहनता, गहराई कितनी है। मैं कई बार जब ज्ञान की गहनता के परीक्षण की बात करता हूं तो मैं कई बार जैसे बच्चों को हंसी हंसी में एक एग्जाम्पल में बच्चों को देता हूं कि आप देखें ऑब्जेक्टिव और निबंधात्मक में आप कितना जैसे कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे एक बालक को 19/95, ये एक भिन्न है गणित से, ये एक एग्जाम्पल में मजाक मजाक में बच्चों को बताता हूं। अब 19/95 को सरल भिन्न में ये कहा गया इसकी सरल भिन्न बनाओ, सरल भिन्न बनाओ। तो बच्चे ने इसकी, अच्छा इसकी सरल भिन्न क्या होगी? 19 से कम 19, 19 पंजा 95 है ना, 1/5 हो गई। तो आपने जैसे ये प्रश्न दिया और बच्चों से आपने जैसे बहुविकल्पी प्रश्न है तो बच्चे को टिक करना है, एक बच्चे ने 1/5 पर टिक लगा रखा है। मान लीजिए आपका ए विकल्प था 1/5 और उस बच्चे ने टिक लगा रखा है, आपने उसको तुरंत शाबाश ये बच्चा सही है, आपने इस बच्चे को मान लीजिए 3 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर के आपने इसको अंक इसको प्रदान कर दिए, आपने कहा ये बच्चा होशियार है 19/95। लेकिन आपने जब उसकी कॉपी को देखा तो पट्टे ने 1/5 ऐसे 9 से 9 निपटा करके निकालेगा। वो समझ रहा है कि 9 से 9 ऐसे कट जाते होंगे और 9 से 9 काट दिए 1/5, अच्छा इस तरीके से काट दिया। अब जो उत्तर आ रहा है वो संयोग से वो सही है, एक इधर से बच रहा है 5 इधर से बच रहा है, तो 1/5 और उसने 1/5 को टिक कर दिया। लेकिन आपने जब उसकी कॉपी देखी तो आपने माथा पीट लिया कि अच्छा ऐसे निकाल रहा है, इसका मतलब तो कभी मान लीजिए 23/32 अगर आ गया तो तू तो 3 से 3 निपटा देगा, 2 से 2 निपटा देगा। ये गलत है। तो इसीलिए मैं जैसे कहता हूं कि ज्ञान की गहनता का परीक्षण निबंधात्मक परीक्षाएं करती हैं। अब वस्तुनिष्ठ के हिसाब से तो ये बच्चा सही है, लेकिन गहनता में आपने जाकर के कॉपी देखी और आपने उससे प्रश्नों को हल करवाया तो पता लगा कि इसमें तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो ऐसी है कि ज्यादा ठुकाई मांग रहा है। तो ज्ञान की गहनता का परीक्षण करने में ये सक्षम होती है। और एक और मैं लिख देता हूं, अनुमान से उत्तर निबंधात्मक में अनुमान से उत्तर नहीं दिया जा सकता, अनुमान से उत्तर नहीं दिया जा सकता। ये निबंधात्मक के अंदर होता है। लेकिन निबंधात्मक के भी दोष होते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ के दोष हैं ऐसे निबंधात्मक के भी दोष हैं। क्या क्या दोष होते हैं एक बार बात कर लें। निबंधात्मक परीक्षाओं के दोष, निबंधात्मक परीक्षाओं के दोष, और सबसे बड़ा जो दोष होता है निबंधात्मक परीक्षाओं का, वो आपको पता है कि निबंधात्मक परीक्षाओं का जो मूल्यांकन होता है वो कभी निष्पक्ष नहीं होता है, वो आत्मनिष्ठ होता है, सब्जेक्टिव होता है। यानी कि जो परीक्षक जांच रहा है उसका दृष्टिकोण क्या है, उसकी मनोदशा क्या है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस वर्णनात्मक प्रश्न के डिस्क्रिप्टिव के कितने अंक देना चाहता है। अगर मान लीजिए 8 नंबर का प्रश्न है
तो 8 नंबर में से उससे 7 देने, 6 देने, 5 देने, 4 देने, ये वो निर्णय लेगा। और आप देखिए, अगर मान लीजिए उसी 8 नंबर के प्रश्न को जिस बच्चे ने निबंधात्मक हल किया है, उसकी 2-3 फोटोकॉपी अलग अलग परीक्षकों को आप पकड़ा दो और सबसे कहो कि अपने अपने हिसाब से अंक दो, जितना आपको लगता है, आप देखो सबके अंकन में अंतर आ जाएगा। लेकिन अगर यही वस्तुनिष्ठ होते तो अंकन में अंतर नहीं आता। आप सबको अलग अलग बांट दो, सबके अंकन में, क्योंकि जो परीक्षक का जो दृष्टिकोण है वो हावी है, जो मनोदशा है वो हावी है। तो सबसे पहला पहला जो महत्वपूर्ण दोष होता है, इन परीक्षाओं का मूल्यांकन निष्पक्ष नहीं होता। निष्पक्ष नहीं होता तथा निष्पक्ष नहीं होता तथा अंकन पर परीक्षक के दृष्टिकोण या मनोदशा का प्रभाव पड़ता है। या मनोदशा का प्रभाव पड़ता है। तो परीक्षक का जो दृष्टिकोण है, जो उसकी मनोदशा है, उसका प्रभाव मूल्यांकन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसीलिए, और जब ये मूल्यांकन निष्पक्ष नहीं हो सकता, आत्मनिष्ठ जिसे बोलते हैं, सब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं, आत्मनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव, यानी कि डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, सब्जेक्टिव मूल्यांकन होता है। ये निबंधात्मक परीक्षाओं में ये होता है। और जब सब्जेक्टिव होता है, पक्षपात पूर्ण हो सकता है, तो फिर इन परीक्षाओं में विश्वसनीयता व्यापकता, यानी कि समूचे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वो करती हैं। व्यापकता तथा विभेदकारिता के गुण कम होते हैं। यानी कि ना तो ये विभेदकारी होती इतनी ज्यादा कि गुण कम होते, कि बच्चों को अलग अलग छांट सके, गुण कम हो और मूल कम होते हैं। और मूल्यांकन पक्षपातपूर्ण होता है, इसलिए विश्वसनीय नहीं होती। और व्यापकता संपूर्ण सिलेबस का प्रतिनिधित्व नहीं करती, इसीलिए। तो तीसरा, ऐसे संपूर्ण सिलेबस का प्रतिनिधित्व लिख दूं। तीसरा, संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करती। संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करती। वो मैं आपको समझा चुका हूं कि क्यों नहीं करती। क्योंकि आप 2.5 से 3 घंटे की परीक्षा में आप अधिक से अधिक 5 से 10 प्रश्न दे सकते हो, और आपके टॉपिक 18 या 20 है पूरी किताब में, तो प्रतिनिधित्व नहीं होगा, प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती या करती। एक और याद आ गया, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। ध्यान रखो, निबंधात्मक परीक्षाएं, आप देखो 8-8, 10-10 पेज में एक प्रश्न का उत्तर जाता है। वहां पे बच्चे कई बार तो अपने उससे लिखते हैं, स्वविवेक से और अपनी सृजनात्मक, लेकिन कई बच्चे तो पन्ने के पन्ने रट करके ले जाते हैं। तो उसमें जो होता है, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है, ये निश्चित तौर पर ये होता है, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। गुण में एक और मुझे गुण याद आ गया, गुण एक तरफ लिख लो, अनुमान से उत्तर नहीं दिया जा सकता। बालकों के आलोचना, एक लिख देता हूं, ये वो काम वो नहीं करती। बालकों के आलोचनात्मक दृष्टिकोण, यानी क्रिटिकल अप्रोच कितनी है, बालकों के आलोचनात्मक दृष्टिकोण, बालकों के आलोचनात्मक दृष्टिकोण का परीक्षण कर सकती हैं। यानी कि उसके अंदर कितनी क्रिटिकल अप्रोच है, क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है, ये गुण है। ये गुण में लिखा है, निबंधात्मक का गुण है ये। और दोष में
जो प्रमुख दोष हैं वो प्रमुख दोष रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है, संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करती, मूल्यांकन निष्पक्ष नहीं होता, परीक्षक का दृष्टिकोण हावी होता है। इसका मतलब फिर ये होता है कि आप बालकों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उनका जो उत्तर है उनका उत्तर बिल्कुल सही जचेगा, उसको उसके लिखे गए के अनुसार जो अंक मिले वो बिल्कुल सटीक है, क्योंकि अलग अलग परीक्षकों का उत्तर अलग अलग, अंकन अलग अलग है। तो ये निबंधात्मक और उसको लेकर के वस्तुनिष्ठ को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं कि वस्तुनिष्ठ क्या होती है और उनके अंदर क्या क्या गुण क्या क्या दोष होते हैं, निबंधात्मक परीक्षा क्या होती है, उनके अंदर क्या क्या गुण क्या क्या दोष होते हैं। और एक छोटी सी चर्चा खुली किताब परीक्षा पे और कर देते हैं। खुली किताब परीक्षा, खुली किताब परीक्षा और खुली किताब परीक्षा, इसका मतलब बंद किताब परीक्षा भी होती होगी। तो बंद किताब परीक्षा कौन सी होती है? बंद किताब परीक्षा वे सारी परीक्षाएं जो अभी वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक परीक्षाएं हम सामान्य शिक्षण प्रणाली में जो परीक्षाएं चलती हैं, जिसमें बच्चा पूरे साल भर पढ़ता है, अलग अलग समय पर पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसको याद रखता है और परीक्षा में देने जाता है, वहां पे उसको पुस्तक या कोई संदर्भ सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होती है। ये तो बंद परीक्षाएं हैं। तो हमने जो बंद पुस्तक परीक्षा, जो अभी हमने निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ जो चर्चा की, हम सामान्य अपनी स्कूली प्रणाली में जिन परीक्षाओं को देकर के आते हैं वो सारी बंद पुस्तक परीक्षाएं हैं। खुली पुस्तक परीक्षा के नाम से स्पष्ट है, जहां पे पुस्तक खुली रहती होगी, जहां पे मैं इसमें लिख देता हूं, सामान्य विद्यालय प्रणाली में, सामान्य विद्यालय प्रणाली में ली जाने वाली परीक्षाएं बंद पुस्तक या बंद किताब परीक्षा प्रकार की होती है, जिनमें बालक एक अवधि तक तथ्यों, सूचनाओं, सिद्धांतों आदि को याद करते हैं तथा परीक्षा में उनकी अभिव्यक्ति करते हैं, बंद परीक्षा की बात कर रहा हूं विद्यार्थियों को, बंद परीक्षा की। ये बंद, तो हम तुम जितनी भी परीक्षाएं जो देकर के आते हैं, जो देकर के आए हैं, वो सारी बंद किताब परीक्षाएं तो हैं। उसमें हमको तथ्यों को, सूचनाओं को, सिद्धांतों को, नियमों को सबको याद रखना होता है, फिर परीक्षा में जाती है, उस परीक्षा में परफॉर्म करना होता है, वहां पे पुस्तक ले जाने की अनुमति नहीं होती। किंतु खुली किताब परीक्षा में किंतु खुली किताब परीक्षा में किंतु खुली किताब परीक्षा में खुली पुस्तक, खुली किताब, कुछ भी परीक्षा में बालकों को परीक्षा के समय पुस्तक या संदर्भ सामग्री ले जाने व
उनको देखने की अनुमति होती है, वह उनको देखने की अनुमति होती है। आप ले जा सकते हैं, पुस्तक ले जा सकते हैं, संदर्भ सामग्री ले जा सकते हैं। अब कई सारे बच्चे सोच रहे हैं कि यार ये तो बड़ी मजेदार चीज है, हमको पुस्तकें ले जाने के लिए कहा जाए, संदर्भ सामग्री ले जाने के लिए कहा जाए, नोट्स ले जाने के लिए कहा जाए, तो मजा आ जाए। लेकिन ध्यान रखो, ऐसा आसान नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, क्योंकि फिर वहां पर प्रश्न जो बनाए जाते हैं वो प्रश्न इस प्रकार के होते हैं कि आप ये जो संदर्भ सामग्री, जो पुस्तकें लेकर के आए हो, इसका बेहतर से बेहतर यूज आप कैसे कर सकते हो और कम समय में आपको करना होता है। तो ये लक्षण आपके अंदर कितना है कि आपने जो ज्ञान सीखा है, जो तथ्य सूचनाएं आपने जान ली है, उसका आप सही से सही प्रयोग कर सकते हो। जो संदर्भ सामग्री है, जो पुस्तक है, उसका आप उसका प्रयोग कर सकते हो। याद नहीं रखना है केवल, ऐसे नहीं केवल याद रखिए, बल्कि उस सूचनाओं का सही सही प्रयोग, उन तथ्यों का सही सही प्रयोग करने का लक्षण कितना अच्छा है। इसलिए ये पुस्तक होती है। इसके जो दो प्रमुख लाभ होते हैं, खुली पुस्तक के दो प्रमुख लाभ होते हैं। वो प्रमुख लाभ दो होते हैं खुली पुस्तक परीक्षा के। मैं लिख दूं, खुली पुस्तक परीक्षा के, खुली पुस्तक परीक्षा के प्रमुख लाभ। ये प्रमुख लाभ जो होते हैं, उस सबसे पहला पहला है कि बालक तथ्यों या सूचनाओं को सिर्फ याद न रखे, सिर्फ याद न रखे, बल्कि उनका सही उपयोग करना सीखे। यानी कि एक बालक जो तथ्य, जो सीखे हैं, जो जाने हैं, उनका सही उपयोग कैसे कर सकता है, उन सूचनाओं को, उस ज्ञान को। तो रट के नहीं आना है, जो बताया गया ज्ञान है, जो तथ्य बताए हैं उसको, जो सूचनाएं बताई हैं, जो ज्ञान उसको दिया है, उसको सिर्फ याद नहीं रखना है, उसे यूज कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा जो इसका उद्देश्य होता है खुली पुस्तक परीक्षा का, वो होता है, खुली पुस्तक परीक्षा का जो दूसरा उपयोग होता है, वो दूसरा उपयोग होता है पुस्तकों, संदर्भ सामग्रियों का उचित एवं यथास्थान उपयोग सीखे बच्चे। यथास्थान उपयोग, जो संदर्भ सामग्री है, आपने देखा होगा गणित में, सांख्यिकी में, विज्ञान की अन्य शाखाओं में आपको कई सारी टेबल्स परीक्षा के अंदर दी जाती है। परीक्षा के अंदर साइन कॉस, त्रिकोणमिति की टेबल होती है, साइन कॉस की वैल्यूज होती हैं, लॉग टेबल होती है जिसमें लॉग के मान होते हैं, अन्य प्रकार की टेबल हो सकती है, गणनाओं के कुछ प्रकार हो सकते हैं। वो आपको टेबल परीक्षा कक्ष के अंदर दे दी जाती हैं और वहां पे आपसे कह दिया जाता है कि आवश्यकता पड़े तो मान इसमें से देख लो। लेकिन हम उसमें से मान देखने का भी एक लक्षण होता है, वो भी कई सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो संदर्भ सामग्री है, पुस्तक है, उनका सही उपयोग बच्चा कर पाए, कर सके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो खुली पुस्तक परीक्षा है, आप समझ लो, कोई ज्यादा ऐसा कठिन टर्म ही नहीं, बड़ी सरल टर्म है। बंद पुस्तक परीक्षाएं तो वे सारी हैं जो हम तो आप देकर के आए हैं, क्योंकि वहां पे बंद पुस्तक इसलिए क्योंकि पुस्तक ले जाने की अनुमति नहीं होती है। हम तथ्य सूचनाओं को याद करके, अच्छे से समझ करके अपने दिमाग में लेकर के जाते, पुस्तक लेकर नहीं जा सकते। लेकिन खुली पुस्तक परीक्षा में वो तथ्य, वो सूचनाएं जो हमने पढ़े हैं, याद किए हैं, जाना है, उन सबको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके लिए पुस्तक अनुमति होती है, आप पुस्तक यूज कर सकते हो। लेकिन इतने कम समय में और उचित तरीके से पुस्तक यूज करना, मैं फिर आपको बता रहा हूं, कभी आप खुली पुस्तक परीक्षा दे करके देखेंगे, कभी अवसर मिला तो आप देखेंगे इसके लिए भी बड़ी योग्यता की जरूरत होती है, क्योंकि आपको इतना समय होता नहीं और आप उसको कर नहीं पाते। चलिए, तो एक बार हम लोग सारी स्लाइडों का रिवीजन कर लेते हैं, फिर हमारी सारी बात
कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो की वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक और खुली किताब परीक्षाओं पे हमने बात की है। प्रत्येक प्रकार की परीक्षा का अपना अपना विशेष महत्व होता है, इस बात को आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की परीक्षा अपनी एक विशिष्टता लिए होगी, उसके अंदर अपने कुछ विशिष्ट गुण होंगे, कुछ दोष भी हो सकते हैं। तो हम प्रत्येक पे, जैसे हमने बात की वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं कौन सी होती है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं जिनमें प्रश्नों का उत्तर केवल एक या दो शब्दों में देना होगा, या जो स्थितियां दी गई उसमें से किसी एक का चयन करके देना होगा। दो प्रमुख प्रकार के प्रश्न आते हैं, प्रत्यास्मरण जिसमें याद करके आपको लिखना है एक या दो शब्द, और प्रत्याभिज्ञान जिसमें कुछ लिखना नहीं है, जिसमें खाली टिक करना है, पहचानना है। और ये दो प्रकार के वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुण में हमने देखा समूचे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं कम समय के लिए, 2.5 से 3 घंटे के लिए आप 150 से 200 प्रश्न, पूरा पाठ्यक्रम आ सकता है। पहला गुण। दूसरा, विभेदकारिता के गुण, यानी कि कक्षा की औसत, प्रतिभाशाली, कमजोर, दोनों तीनों प्रकार के बच्चों को आराम से पहचानने में सक्षम होती है, क्योंकि प्रश्नों, और ये इसलिए सक्षम नहीं क्योंकि आपको प्रश्नों की वैरायटी ज्यादा होती है। चलिए, तीसरा है इनका जो मूल्यांकन होता है उत्तर चूंकि अद्वितीय होगा, तो मूल्यांकन निष्पक्ष होगा, और मूल्यांकन निष्पक्ष होगा, वैज्ञानिक होगा, और जो परिणाम होगा उस पर परीक्षक के दृष्टिकोण का उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनका विश्वास किया जा सकता है। इसका मतलब परिणामों का मानकीकरण, इसके आधार पर मानक बनाए जा सकते हैं, मानकीकरण का मतलब मानक बनाए जा सकते हैं। तो ये इनके प्रमुख गुण होते हैं। दोष क्या होते हैं, निर्माण तुलनात्मक कठिन होता है क्योंकि ज्यादा प्रश्न बनाने हैं, अनुमान से आइडिया से उत्तर बच्चा दे सकता है, केवल स्मरण शक्ति का परीक्षण करती है। और प्रमुख दोष के बालकों की भाषा, शैली, लेखन क्षमता इसका परीक्षण करने में वस्तुनिष्ठ सक्षम नहीं होती है, विचारों के संगठन, चिंतन के संगठन को प्रोत्साहित नहीं करती है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का कोई स्कोप ही नहीं होता है, कोई गुंजाइश नहीं होती है, ज्ञान की गहनता, गहराई का परीक्षण ये नहीं करती हैं। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। निबंधात्मक परीक्षाएं क्या होती हैं, जिसमें प्रश्नों के उत्तर वर्णनात्मक देने हैं, डिस्क्रिप्टिव देने हैं, विस्तार से देने हैं, डिटेल्स में देने हैं, विश्लेषणात्मक, विवेचनात्मक तरीके से देने हैं। और इन प्रश्नों का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा अच्छा, इनका भी महत्व होता है। मैंने कहा जो सिविल सर्विसेज होती है वहां पे बच्चों को ऑब्जेक्टिव परीक्षा देने के बाद फिर बाद में मेंस में निबंधात्मक परीक्षा है, उससे पता लगता है कि बच्चे का दृष्टिकोण क्या है, उसके दृष्टिकोण को, उसके लेखन शैली, भाषा शैली, सबका परीक्षण किया जाना वो भी आवश्यक होता है, क्योंकि वो जॉब जो है वो चैलेंजिंग जॉब है, वहां सारी चीजों का पता लगना चाहिए। तो बालकों के विशेष गुणों का परीक्षण करती है। क्या क्या इनके गुण होते हैं, निर्माण सरल होता है, विचारों के चिंतन के संगठन को प्रोत्साहित करती हैं, भाषा शैली, लेखन क्षमता का परीक्षण कर सकती हैं, बालकों की स्वतंत्र और सृजनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करेंगी, निश्चित तौर पर ज्ञान की गहराई, गहनता का परीक्षण करेंगी, अनुमान से उत्तर नहीं दिया जा सकता, आलोचनात्मक दृष्टिकोण का परीक्षण करती हैं। दोष क्या क्या है, परीक्षा का मूल्यांकन निष्पक्ष नहीं होता, ये तो बड़ा प्रमुख दोष है, सब्जेक्टिव होता है, आत्मनिष्ठ होता है, और इसीलिए विश्वसनीयता, व्यापकता के गुण कम होते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, मैंने आपको बता दिया है, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं, ये आपको समझ लिया है। और उसके बाद खुली पुस्तक परीक्षा, खुली पुस्तक परीक्षा में जैसा पुस्तक खुली होती है, बच्चे जो तथ्य, सूचना जो उनको याद कराए गए उसका सही उपयोग कैसे किया जाए, पुस्तक का संदर्भ सामग्री का सही उपयोग कैसे किया जाए, ये सारी चीजें वो सीखते हैं। तो कुल मिलाकर के अपने शायद 14 स्लाइड्स हैं, 14 स्लाइड्स को अच्छे से पढ़िएगा, अपने हाथ से लिखें, हैं, सुन करके, पढ़ करके लिखे, और लिख करके फिर जब आप अपने हाथ से अपने नोट्स बनाते हैं, और अपने हाथ से अपने नोट्स बना करके फिर जब मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे से आप समझ लें इस बात को, कि जब आप अपने हाथों से नोट्स को अपनी कॉपी पर उतारते हैं, और कॉपी पर उतार करके आप एक एक शब्द को अपने पेन से निकालते हैं, वो आपकी स्मृति से निकलता है, फिर मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि फिर ऐसा हमेशा आप फील करोगे कि आपको बहुत ज्यादा कंटेंट जो है, बहुत ज्यादा कंटेंट आपको लिखते लिखते याद हो गया है। ये परीक्षा की तैयारी का लिखना और लिख करके पढ़ना, खुद लिखना और लिख करके पढ़ना, ये बहुत बड़ा लक्षण होता है, बहुत एक अच्छा तरीका होता है बड़ी परीक्षाओं को क्रैक करने का, बड़ी चैलेंजेस को। तो पढ़िए, अपने हाथों से लिखिए, और मैं आपको निश्चित तौर पे बता सकता हूं कि आपने अगर अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को समझ करके आपने फिर अपने नोट्स बनाए हैं, तो परीक्षा में आप कभी पिछड़ नहीं सकते, ये मैं आपको दृढ़ता से बता सकता हूं। तो चलिए विद्यार्थी, इस अच्छे खंड को आपने देखा, सुना, समझा। अगले खंड पे, सिलेबस की किसी अन्य खंड पे हमारी आपकी मुलाकात होती रहती है, होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।